जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए रुक्मणी प्रकाशन के बुक से प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को कवर करेंगे। और दोस्तों, रुक्मणी प्रकाशन का ये बुक आपके एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट बुक है, इसलिए आप लोग एक भी प्रैक्टिस सेट को मिस ना करें। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो दोस्तों, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है। बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। और अगर आपको इन सेट में किसी भी प्रश्न का आंसर पता है तो आंसर करने के लिए नीचे लाइव चैट का ऑप्शन दिया गया है, प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करना है। तो पहले प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे बी ऑप्शन को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है विषाणु यानी कि वायरस की कोशिका में कोई भी एंजाइम नहीं होता है। अब देखिए, एग्जाम में पूछ सकता है कि विषाणु की खोज किसने किया था, तो इवानोवास्की ने विषाणु का पता लगाया था। आपसे पूछ सकता है चेचक के टीके की खोज किसने की थी, तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का पता लगाया था। रेबीज का टीका पूछे लुई पास्चर, पोलियो का टीका पूछे जॉन साल्क। इन सभी फैक्ट को ध्यान रखना है। ध्वनि का वेग निर्भर करता है। चलिए दूसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, ध्वनि का वेग किस पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, दूसरे प्रश्न का आंसर जो ये बच्चे तरंग दैर्घ्य को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है ध्वनि का वेग जो है तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है। ध्वनि की चाल पूछा जाता है, सबसे अधिक किसमें होता है, तो ठोस माध्यम में। ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में, उसके बाद फिर द्रव में और सबसे कम गैस में, ध्यान रखना है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई है। एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो तीसरे प्रश्न का आंसर जो ये बच्चे जाति को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है जाति। इस तरह से होगा, टाइपिंग एरर है। तो देखिए, जाति जो है जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई है। प्रगलन के लिए प्रयुक्त भट्टी कौन सी है। चलिए आप सभी चौथे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों, आप में से जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं, आपको बता दें ये क्लास डेली रात 9 बजे लाइव चैट के साथ चलता है। तो टाइमिंग को ज़रूर ध्यान रखना है और डेली क्लास को अटेंड करना है। और पीडीएफ की बात करें तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो प्रगलन के लिए प्रयुक्त भट्टी कौन सी है, तो वात्या भट्टी है। तो डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। कार्बनिक यौगिकों का मुख्य स्रोत क्या है। चलिए आप सभी पांचवें प्रश्न के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। देखिए, कार्बनिक यौगिक क्या होता है, तो कार्बन से बने यौगिक को ही कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। और एक होता है हाइड्रोकार्बन, तो कार्बन प्लस हाइड्रोजन से जो यौगिक बनता है उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। तो कार्बनिक यौगिकों का मुख्य स्रोत है कोल, तार और पेट्रोलियम। लाल दवा जो कीटाणुनाशक के रूप में प्रयुक्त होती है वह कौन सा है। तो छठे प्रश्न का आंसर क्या होगा, तो देखिए, लाल दवा जो कीटाणुनाशक के रूप में प्रयुक्त होती है वह है पोटेशियम परमैंगनेट, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका सूत्र भी पूछा जाता है। तो KMnO4 ये पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र है, ध्यान रखना है। बोरेक्स का सूत्र क्या होता है, तो देखिए Na2B4O7 ये बोरेक्स का सूत्र होता है। और कैल्शियम हाइपोक्लोराइट का क्या होता है, तो इसी को बोला जाता है विरंजक चूर्ण, जिसका सूत्र होता है CaOCl2। तो सभी के फॉर्मूला को जरूर ध्यान रखना है। कौन सा विटामिन हमारी आँखों और
त्वचा को स्वस्थ रखता है? चलिए 7 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो आँख के लिए जो इम्पोर्टेंट विटामिन है ये है विटामिन ए। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो रेटिनॉल। यहाँ पे लिख दे रहे हैं रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। और विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो रतौंधी बीमारी होती है। विटामिन ए का स्रोत क्या है? गाजर है। विटामिन डी कहाँ से प्राप्त होता है? सूर्य से। और इसका रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सीफेरॉल। याद रखिएगा कैल्सीफेरॉल जो है विटामिन डी का रासायनिक नाम है। और विटामिन बी का क्या होता है रासायनिक नाम? ये होता है थायमीन। और विटामिन ई का टोकोफेरॉल। सभी को याद रखना है। दाब का मात्रक क्या है? चलिए 8वें प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। तो देखिए दाब का जो एसआई मात्रक होता है ये होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसी को बोला जाता है पास्कल। यहाँ पे लिख देते हैं। तो दाब का एसआई मात्रक पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एक ही बात है। तो यहाँ पे सही जवाब है डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। और दाब अदिश राशि है या सदिश, ये भी पूछा जाता है। तो दाब जो है अदिश राशि है। निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है और यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? तो सही जवाब है थायरोक्सिन। देखिए थायरोक्सिन हार्मोन में आयोडीन मिली होती है। और थायरोक्सिन हार्मोन जो है कहाँ से स्रावित होता है ये भी पूछ सकता है। तो ये थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है थायरोक्सिन हार्मोन। और देखिए दोस्तों थायराइड ग्रंथि जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो याद रखना है अगर आपसे पूछे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड ग्रंथि। जब किसी समतल दर्पण पर अभिसारी प्रकाश किरण पुंज आपतित होता है तो परावर्तन के बाद दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो देखिए दोस्तों जब किसी समतल दर्पण पर अभिसारी किरण पुंज आपतित होता है तो परावर्तन के बाद दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है काल्पनिक होता है और दर्पण के पीछे बनता है। तो सही जवाब है काल्पनिक तथा दर्पण के पीछे। ठगी प्रथा का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? चलिए 11वें प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। ठगी प्रथा का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, कर्नल स्लीमैन के नेतृत्व में हुआ था। देखिए ठगी प्रथा का अंत कर्नल स्लीमैन द्वारा 1830 में किया गया था। और 1829 में क्या हुआ था? तो इसको भी याद रखिएगा 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ था। और ये किसने किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत किया था। और इसमें सहयोग किया था राजा राम मोहन राय ने। भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना पटना विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? देखिए दोस्तों पटना विश्वविद्यालय जो है ये भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। और ये स्थापित कब हुआ था? तो 1917 में स्थापित हुआ था। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। पटना से संबंधित एक प्रश्न याद रखिएगा, पूछ सकता है पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब होती है? तो 3 फरवरी 1916 को पटना हाईकोर्ट की स्थापना होती है। कितने याम्योत्तर के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा निर्धारित की जाती है? चलिए आंसर बताएंगे। कितने डिग्री याम्योत्तर के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा निर्धारित की जाती है? तो ये है 180 डिग्री। याद कर लीजिए क्या है? 180 डिग्री। कौन सा अनुच्छेद राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने हेतु निर्देशित करता है? यानी कि आपसे पूछ रहा है किस आर्टिकल में राष्ट्रपति शासन के बारे में बताया गया है?
तो देखिए दोस्तों, हम आपको 3 आर्टिकल बताते हैं, 352, 356 और 360। तीनों को ध्यान से सुनिए, एक न एक एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो 352 में सबसे पहले याद रखिएगा, इसमें क्या है, राष्ट्रीय आपात है। यहाँ पे लिख देते हैं राष्ट्रीय आपात 352 में दिया गया है। 356 में क्या है, तो यही राष्ट्रपति शासन है 356 में। फिर 4 ऐड कर दीजिए तो हो जाता है 360। और 360 में क्या है, तो वित्तीय आपात है। तो तीनों को ध्यान रखना है। फिर से रिपीट कर देते हैं, राष्ट्रीय आपात 352, राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपात 360। तो यहाँ पे अभी आंसर क्या होगा, 356 हो जाएगा। व्यापार चक्र का संबंध निम्न में से किससे नहीं है? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, व्यापार चक्र का संबंध अर्थव्यवस्था से है, ना कि सरकार और राजनीतिक दल से। तो यहाँ पे सही जवाब है डी ऑप्शन, सरकार और राजनीतिक दल इससे संबंध नहीं है। एक उपभोक्ता संतुलन में होता है जब सीमांत उपयोगिताएं होती है न्यूनतम, समान, उच्चतम या फिर डी बढ़ती हुई। और दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का रिप्लाई 100% मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, एक उपभोक्ता संतुलन में तभी होता है जब सीमांत उपयोगिताएं क्या होती है, तो याद रखिएगा समान। पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक का लेखक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मार्क करके रखिएगा, आपके एग्जाम में छप सकता है। पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अभी याद कर लीजिए, दादा भाई नौरोजी है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। दादा भाई नौरोजी ने 1868 में पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखा था। सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है? चलिए 18 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है? तो ये है ज्वारीय वन की। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। और सुंदरी वृक्ष जो है पश्चिम बंगाल में डेल्टा क्षेत्रीय वन है। बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आपके एग्जाम के लिए। बिहार में प्रायः जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और दोस्तों, भारत में पूछे कि सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है, तो यही जलोढ़ मिट्टी का विस्तार भारत में सर्वाधिक है। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी जिसको बोला जाता है बांगर, और नई जलोढ़ मिट्टी जिसको बोला जाता है खादर। तो याद रखिएगा, जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, बांगर और खादर। बात करें काली मिट्टी की, तो काली मिट्टी का दूसरा नाम होता है रेगुर मृदा। याद रखिएगा, काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मृदा। और इस मिट्टी में सबसे अधिक क्या होती है? कपास की खेती होती है। याद रखिएगा, कपास की खेती सर्वाधिक किस मिट्टी में? तो काली मिट्टी में। केंद्रीय विधानसभा का प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन था? चलिए आंसर बताएंगे। सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो केंद्रीय विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष स्वराज पार्टी का था विट्ठल भाई पटेल। सही जवाब है बी ऑप्शन। बिहार के किस बजट में जेंडर बजट शामिल था? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या है? 2008-9 के बजट में जेंडर बजट शामिल था। सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे? फटाफट से आंसर बताएंगे। तो 22 का आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में सी को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है पाणिनि, याद रखना है। और कपिल मुनि की बात करें तो सांख्य दर्शन के जनक माने जाते हैं
कपिल याद रखना है। और कौटिल्य का नाम पूछा जाता है कि मूल नाम क्या था, तो विष्णुगुप्त, यहाँ पे लिख देते हैं विष्णुगुप्त, ये कौटिल्य का अन्य नाम था। कालीबंगा किस प्रदेश में विद्यमान है? चलिए 23 के लिए आंसर बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, कालीबंगन जो है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में अवस्थित है। तो सही जवाब है राजस्थान, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। सिंधु नदी के किनारे क्या बसा हुआ है, तो मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। बिहार के लगभग कितने भूमि कृषि के अंतर्गत आती है? तो 24 का आंसर है बी ऑप्शन, 3/4 याद रखना है। सर्वप्रथम संविधान का दर्शन किसने प्रस्तुत किया था? चलिए 25 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, 1895 डेट याद रखना है। 1895 में स्वराज विधेयक द्वारा बाल गंगाधर तिलक ने संविधान का दर्शन को प्रस्तुत किया था। तो सही जवाब है डी ऑप्शन, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई है। और बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? तो वैलेंटाइन चिरोल ने। ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो वैलेंटाइन चिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है? तो गोपाल कृष्ण गोखले है। हिंदू कोड बिल कब पास किया गया? देखिए, हिंदू कोड बिल का मतलब क्या होता है? हिंदू कोड बिल जो है भारत में स्वतंत्रता के पश्चात पारित कई अधिनियमों का ये एक समूह है, उसी को बोला जाता है हिंदू कोड बिल। और ये पास किया गया कब? तो 1956 में। बिहार राज्य में भू राजस्व, पंजीकरण एवं स्टाम्प फीस, वाहन एवं विद्युत कर आदि किस कर के अंतर्गत शामिल है? तो ये सभी जो है ये किस कर के अंतर्गत शामिल है? तो ये प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत शामिल है। एक आपसे पूछ सकता है जीएसटी, जिसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये जो है किस कर का उदाहरण है? तो जीएसटी जो है अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, इसको याद रखना है। नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है। और देखिए, आप लोगों को डेली क्लास अटेंड करना है। नेहरू ट्रॉफी खेल किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा ये हॉकी से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। और हॉकी जो है भारत का राष्ट्रीय खेल है। और भी कुछ इम्पोर्टेंट कप है, पूछा जाता है मड्रिका कप, संतोष ट्रॉफी, रोवर्स कप, ये सभी जो है फुटबॉल से संबंधित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले ध्यान रखना है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम पूछ सकता है। तो पुराना नाम था हैली नेशनल पार्क, अभी क्या है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और ये है उत्तराखंड में। और उत्तराखंड को फूलों की घाटी भी कहा जाता है। दीपा कर्माकर किस खेल से जुड़ी हुई है? तो 30 का आंसर है सी ऑप्शन, जिम्नास्टिक। दीपा कर्माकर जो है जिम्नास्टिक से जुड़ी हुई है। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, ये जो है बैडमिंटन से जुड़ी हुई है। खासकर आपको ध्यान रखना है पीवी सिंधु, ये जो है किस खेल से जुड़ी है? तो बैडमिंटन से। निम्न में से कौन सा एक व्युत्पन्न मात्रक नहीं है? तो 31 का आंसर है सी ऑप्शन, किलोग्राम। ये व्युत्पन्न मात्रक नहीं है, ये जो है मूलभूत या आधारभूत मात्रक है। अब जूल की बात करें तो ये ऊर्जा का एसआई मात्रक है। वाट शक्ति का एसआई मात्रक है। न्यूटन बल का एसआई मात्रक है। परमाणुओं एवं अणुओं के द्रव्यमान को मापने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है?
तो देखिए परमाणुओं एवं अणुओं के द्रव्यमान को मापने के लिए इसमें प्रयोग किया जाता है स्पेक्ट्रोग्राफ, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। आवृत्ति को मापा जाता है। चलिए आंसर बताएंगे, आवृत्ति को किसमें मापा जाता है। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है। चलिए फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, शरीर का तापक्रम जो है ये नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। और दोस्तों जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो आप सभी सेशन को दिल से ज़रूर लाइक किया करें। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? इस प्रश्न पर आप लोग डबल ट्रिपल स्टार लगा लीजिए, एग्जाम में बिल्कुल छपने वाला है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? तो देखिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन की हानि होती है। सही से याद कर लीजिए, लाभ नहीं हानि होती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को अधिक से अधिक जरूर शेयर करें।